हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? हम आप लोग को बच्चे गृह विज्ञान कक्षा 9 की आप लोगों को सब्जेक्ट के जो ब्रांच है उन बुकों को पढ़ाने के साथ साथ मैं 9, 10, 11, 12 भी धीरे धीरे कंप्लीट कराते रहूँगी। जिससे क्या होगा कि आपका बेस भी साथ साथ में स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपको इनको अलग से पढ़ने की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है, मैं एक एक ब्रांचेस साथ में लेके चलूँगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ें आपके लिए आसान कर दूँगी। ठीक है, तो इसको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं, और क्या हो सकता है उससे वो गृह विज्ञान अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये LT TGT PGT के लिए तो है ही, वो इनका लाभ अधिक से अधिक उठा सकते हैं। एक बात मैं और बता देती हूँ कि मैं यूनिट के साथ मतलब लेसन पार्ट के साथ उनके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव नहीं करा रही हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वो जो है उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें बस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और एक नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी उसमें रहेगा। ठीक है, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको यूनिट पूरा नहीं देखने का मन है तो आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ से क्वेश्चन आंसर रिवाइज करना है तो आप आसानी से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आपको चिंता लेने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके लिए मैंने बता दिया, आपके ज्ञान के लिए। बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। इसके बाद चलिए, मैं प्राथमिक उपचार पढ़ा रही थी, उसमें दूसरा चैप्टर पार्ट मैंने शुरू किया था, जिसमें पहला टॉपिक है नाक में किसी वस्तु का फंस जाना। यही हमने पढ़ना है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि गांव में क्या होता है ना, कि जब जिस चीज़ का सीजन होता है, जैसे मटर का, चने का सीजन है, तो ऐसे ही दो चार दाने तो पड़े ही रहेंगे कहीं द्वार वगैरह पे, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे उस चीज़ की पैदावार होती है, तो वो चीज़ इधर उधर मतलब उसको पीटते वक्त, उसको निकालते वक्त, तो उनको लाने खेत से घर तक लाते वक्त क्या होता है, बहुत चीज़ें तो गिरी रहती है। तो बच्चे क्या होते हैं, उसको उठाते हैं, उसको खेलने लगते हैं। ठीक है, उसको नाक में डालेंगे, मुंह में डालेंगे, कान में डालेंगे, वो ऐसे काम करने लगते हैं। तो कभी कभी इसीलिए क्या करते हैं कि बच्चों के साथ क्या होता है, किसी बड़े को रखा जाता है कि आप बच्चों को देखते रहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इनका खेल है ना, कभी कभी इनको तो भाई लर्निंग सिखाता है, लेकिन कभी कभी ये प्राण घातक हो जाता है, और क्या होता है, इनके जीवन पे बनाता है। इनके क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु तक पे उस पर आती है, सांस रुक जाती है, परेशानी बढ़ जाती है घरों के वालों की, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। उसके साथ कुछ बड़ों की भी प्रॉब्लम है। जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं ना, तो हम बातें करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे मुख में देखिए एक साथ में ही आहार नाल और क्या होती है, श्वास नली, जो साथ में ही लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल्ब होता है जो कि क्या करता है, खाने को, अगर खाना एक बार अंदर चला गया तो उसे बाहर नहीं आने देता, वहाँ पे बॉल्ब लगाता है, उसे रोक देता है। स्पेशली ये बॉल्ब जो होता है वो श्वास नली के पास भी होता है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं हमारा खाना सरक गया या खाना चढ़ गया, तो क्या हो रहा है, खांसी आने लगी, छींक आने लगी, और आँख से आंसू आने लगते हैं, और कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो होता कैसे कि खाना हमारी श्वास आहार नाल में न जाके क्या होता है, बोलते वक्त खाना सरकता और चला जाता है श्वास नली में, जिससे क्या होता है, हमारे प्राण पे बन आती है और जान जाने की भी नौबत आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बस बताया गया है। तो उसका उपचार ये है कि नाक में कोई वस्तु फंस जाने पर रोगी को छींकने को कहना चाहिए। छींक के साथ वस्तु निकल जाती है। 2 नंबर पे क्या कहा गया है, छींक लगाने के लिए अमोनिया का प्रयोग करेंगे तो छींक आने लगेगी, मिर्च सूंघा देंगे तब भी छींक आने। मिर्च सूंघाने से मतलब देख ले, बहुत लोग को नज़र लगती है तो लोग मिर्च को सर से घुमा के आग में डालते हैं। क्या होता है, अगर कहते हैं अगर मिर्च महकने लगा तो नज़र नहीं है, मिर्च नहीं महका तो नज़र है। तो जब नज़र नहीं होती और जब मिर्च महकता है तो क्या करता है, जीना हराम, इतनी छींक इतनी खांसी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए वही प्रयोग यहाँ भी किया गया है। तीसरा नंबर, यदि इस प्रकार से वस्तु न निकले तो डॉक्टर से निकलवाना चाहिए। इस बीच बच्चे से कहना चाहिए कि आप मुख से सांस लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सांस रोक के रखो। सांप का काटना और उससे बचाव। सांप के काटने पर उसके द्वारा छोड़ा गया विष रक्त संचार के कारण धीरे धीरे सारी शरीर में रक्त संचार क्या, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का हमारे शरीर के हर एक अंग तक आना, हृदय से हर एक अंग तक आना, फिर अंग का जो अशुद्ध रक्त है वो फिर हृदय और फेफड़े के पास तक जाना। ठीक है, यही क्या होता है, रक्त संचार होता है, मतलब जिसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। कि एक शब्द में कहें तो मतलब प्रत्येक अंग तक हमारे रक्त का पहुंचना। प्रायः इस विष के हृदय और मस्तिष्क तक अगर फैल गए तो मृत्यु होने का खतरा रहता है। सांप के विष के साथ उसके काटने का भय भी प्राणघातक हो सकता है। प्रायः सांप के काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और नब्ज धीमे चलने लगती है। काटा हुआ स्थान काला पड़ जाता है। सांप द्वारा काटने की सही पहचान के लिए व्यक्ति को नीम की पत्तियां खिलाई जाती है। अगर सांप ने काटा, इस चीज़ की अगर पहचान करनी हो
तो व्यक्ति को क्या होगा, नीम की पत्तियां खिलाई जाती। अगर कि नीम की पत्ती कड़वी लगे तो मतलब सांप ने नहीं काटा, कुछ और काटा या अभी उसका असर नहीं हुआ है। और अगर नीम की पत्ती कड़वी न लगे तो मतलब है कि सांप ने काटा और असर भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उपचार में देख लीजिए। उपचार क्या है, निम्नलिखित उपचार करते हैं। सर्वप्रथम किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजना चाहिए। डॉक्टर कौन कर रहा है ये सभी, सब प्राथमिक उपचार की बात हो रही है। डॉक्टर को कहलवा देना चाहिए कि सांप के काटे मनुष्य की चिकित्सा के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे क्या करेगा, वो उससे संबंधित दवाइयाँ और चीज़ों को लेके आएगा आपके पास, जिससे वह आवश्यक सामान ला सके। नंबर 2 पे क्या था, काटे हुए स्थान से कुछ दूर हृदय की ओर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। जैसे जहाँ सांप, मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सांप ने अगर यहाँ काट लिया तो यहाँ पे क्या करनी चाहिए, कस के पट्टी बांध देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ये ब्लड सर्कुलेशन है ना, क्या करोगे बेटा, अपना वीडियो खत्म कर लेना फिर मुझे चाकू दे देना। ओके ओके, दे देंगे। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप पट्टी बांध देंगे तो ये रक्त संचार ऊपर की तरफ नहीं होगा, तो इसका विष इतने ही दूर में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए पट्टी बांधते हैं। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, पट्टी बांध देना चाहिए, रक्त संचार रुक जाता है। विष के समय शरीर में फैलने की संभावना नहीं रहती। घाव से हृदय से दूसरी ओर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए। घाव से हृदय के दूसरी ओर भी कसकर पट्टी बांधनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, काटे हुए स्थान को स्वच्छ चाकू या ब्लेड से थोड़ा सा काट कर विसरा। जैसे अगर यहाँ पे काट लिया ना तो यहाँ पे कोई धारदार चीज़ से क्या करना चाहिए, कस के काट देना चाहिए और ब्लड को बहवा देना चाहिए। उससे क्या होगा, विष जैसे करते हैं ना, अगर आपके पेट में विष चला गया है तो आपको क्या करना चाहिए, वमन करवाना चाहिए, उल्टी करवाने की नसीहत दी जाती है ना, तो वही चीज़ इसमें है कि क्या, चाकू या ब्लेड से काट कर थोड़ा सा ब्लड निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके साथ विष भी निकलने की संभावना रहती है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 पे है कि काटे हुए स्थान से विषैला रक्त अच्छी प्रकार निकल जाए, इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिले गर्म पानी से घाव को भली प्रकार से धोना चाहिए। ध्यान दीजिए, किस पानी से, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। क्या, पानी को शुद्ध करने के लिए भी उपयोग करते हैं ना KMnO4 लाल दवा, वही चीज़ कहा गया है पोटेशियम परमैंगनेट का। क्या करना चाहिए, गर्म पानी में डालकर, 1 मिनट रुकिए आप लोग, क्या कहा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट मिले गर्म पानी से घाव को भली प्रकार से धोना चाहिए। ठीक है, नंबर 5, काफ़ी रक्त बह जाने पर गर्म पानी से घाव को साफ करने के उपरांत उसमें परमैंगनेट को महीन चूर्ण पर भर देना चाहिए। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, उसको घाव से धुलने के बाद क्या करना चाहिए, महीन चूर्ण को मतलब उसका चूरा बना के, पाउडर बना के उस घाव में भर देना चाहिए। नंबर 6 क्या दिए, यदि घायल मूर्छित हो तो उसकी मूर्छा दूर करने का प्रयत्न बड़ी तत्परता से करना चाहिए। और एक बात और, सोने भी नहीं देना चाहिए, घायल को सोने नहीं देना चाहिए, देखिए लिखा है, उसे गर्म चाय या दूध पिलाना चाहिए। नंबर 8, यदि कहीं एक ऐसा मनुष्य मूर्छितावस्था में पड़ा है मिले, जिसकी परीक्षा करने पर यह ज्ञात हो कि उसे सांप ने कुछ समय पूर्व काटा है, तो निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई सहायक साथ में हो तो उसे घायल की मूर्छा दूर करने के लिए कहकर स्वयं घाव को देखना चाहिए। आपको चीज़ें पता हो गई। अगर कहीं सांप ने काट लिया है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उस कटे हुए स्थान से थोड़े ऊपर क्या करना चाहिए, कोई पट्टी कस के या कोई रस्सी कस के बांध देना चाहिए, खूब कस के। क्यों बांध देना चाहिए, क्योंकि क्या करे, आपका जो रक्त संचार हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो क्या होगा, जो पैर का ब्लड या जहाँ भी काटे वो ब्लड हृदय तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, इसलिए वो आपके ना हृदय पे पहुँचेगा ना मस्तिष्क तक जाएगा, तो क्या होगा, आपके लिए कम घातक सिद्ध होगा। उसका विष जहाँ पे मतलब उसने काटा है वहीं तक रह जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम बांधना चाहिए। उसके बाद कौन सा काम करना चाहिए, आपको कोई तेज धार वाली चीज़ वहाँ पे और थोड़ा सा कस के कट लगा देना चाहिए और ब्लड को मतलब बहवा देना चाहिए। उससे क्या होगा, विष भी साथ में बह जाएगा। और उसके बाद क्या करें, तो पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालें, उससे उस घाव को धुलें। वही पर पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र KMnO4 होता है, उसी को क्या करें, महीन बूरा बना करके, वो चूर बना करके क्या करें, उसी घाव में मतलब उस जो कटे स्थान में भर देना चाहिए। और अगर व्यक्ति मूर्छित हो रहा है तो उसको बड़ी तत्परता से उसको क्या करना चाहिए, मतलब उसकी मूर्छा को दूर करना चाहिए। उसको सोने नहीं देना चाहिए, चाय और दूध देते रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ सांप काटने पर ध्यान रखने योग्य या प्राथमिक चिकित्सा कह सकते हैं। नेक्स्ट है बर्रे या शहद की मक्खी का काटना। आपको अगर बर्रे, जो पीली पीली बर्रे बोलते हैं, पीले रंग की, कभी ब्राउन लिए भी होती है, हड्डा भी बोलते हो, काट लेता तो बहुत तेज चढ़ता है। ठीक है,
या शहद की मक्खी अगर काट ली है तब क्या करें। ये कीड़े जब मनुष्य को काटते हैं तो इनके डंक टूटकर उसी स्थान में रह जाते हैं, इनका विष आसपास फैल जाता है और वह स्थान क्या होता है तो सूज जाता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में कोई विशेष भय की बात नहीं है, किंतु कभी कभी बर्रे या शहद की मक्खियाँ बहुत संख्या में चिपक जाती हैं और मनुष्य के समस्त शरीर को काट लेती। कभी कभी देखते हैं कहीं बर्रे मधुमक्खी ने छत्ता वगैरह ऐसे भी कहीं लगा देती, तो बहुत लोग क्या करते हैं, लड़के बदमाशी की वजह से क्या करते हैं, उसमें एक पत्थर उठा के मारते हैं, ठीक है, उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो वो क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा संख्या में उनको काट लेती। या कभी कभी वो अपना छत्ता क्या होता है छोड़ के दूसरी जगह जाती है बसने के लिए, मतलब अपना छत्ता बनाने के लिए, उस बीच में भी कहीं कोई छेड़ दिया तो क्या होता है वो पकड़ के काट लेती हैं। तो फिर आगे है कि जबकि मनुष्य किसी कारण से उन्हें छत्ते तोड़ने की कोशिश करता है, जब कभी ऐसी स्थिति आती तो उनके डंक निकल सके, उन्हें निकाल कर स्थान को अमोनिया या स्प्रिट से धोकर उन पर पोटेशियम परमैंगनेट मल देना चाहिए। दो शब्द इसमें ध्यान रखने वाली है मेरे हिसाब से, एक काटने पर एक अमोनिया, मतलब एक घरेलू उपचार में मैंने एक दो चीज़ ध्यान दिया, एक तो अमोनिया का ध्यान दिया है जो अमोनिया हर जगह यूज़ हो रहा है, और दूसरा क्या है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इन दो चीज़ों का उपयोग देखिए ज़्यादा हो रहा है। फिर आता उपचार क्या करें, तो विषैले कीड़े के डंक को चाबी की नोक से दबाकर निकाल देना चाहिए। जैसे जो डंक जो जो आपको मधुमक्खी ने काटा या अंडे ने काटा तो अपना डंक उसी में छोड़ देती, तो उसको किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से क्या करना चाहिए, उस डंक को, जैसे कांटे चुभ जाते हैं तो कांटा निकालते हैं ना, वैसे उस डंक को भी निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पक जाता है। चाबी से दबाकर निकाल देना चाहिए, पर शरीर को इतना अधिक न दबाएं कि विष सारे शरीर में ही फैल जाए। घाव को अधिक न खुरचा जाए, नहीं तो उसे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। घाव पर मीठा तेल या पिसा हुआ नमक रख देने से रोगी को पीड़ा कम होती है। पीसे नमक रखने से और मीठा तेल। घाव को गर्म पानी से धोकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण छिड़क देना चाहिए। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण इसमें भी छिड़कना चाहिए। घाव पर अमोनिया तथा नौसादर बराबर मात्रा में लेकर रखना चाहिए। ऊपर से 2-4 बूंद पानी भी डाल देना चाहिए। यदि स्थिति गंभीर हो तो बारी बारी से ठंडा या गर्म सेक पहुंचाता है। बर्रे तथा शहद की मक्खी ने यदि डंक मारा है तो निम्नलिखित उपचार है। काटे हुए स्थान पर स्प्रिट लगा दीजिए, लोहा घिस कर लगाइए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आज मैं पहली बार जान रही हूँ। लोहा घिस कर लगा देना चाहिए। अगर बर्रे ने काट दिया, लोग चूना भी लगाते हैं ना, चूना लगा देते हैं या कोई जैसे बाम वगैरह लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ अब आप और लगा दीजिएगा, लोहा घिस कर लगा दीजिएगा। डंक को चाबी द्वारा निकाल देना चाहिए। कपड़ा धोने वाले सोडे का लेप करने से भी आराम मिलता है। जो आप कपड़ा धोते हैं, जो डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं पाउडर, उससे भी क्या होता है आराम मिलता है। ठीक है, अब नंबर आता है पागल कुत्ते काटने का। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पागल कुत्ता काटता रेबीज होता है तो इसका लक्षण क्या है, तो क्या होता है, इनको क्या होता है पानी से भय हो जाता है, अगर जिसको रेबीज होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य प्राय उस समय तो नहीं मरता परंतु पागल हो जाता है और कुछ समय बाद मर जाता है। इसी से पागल कुत्ते का काटना सबसे अधिक बुरा समझा जाता है। पागल कुत्ते से सदैव बचना चाहिए। फिर भी कभी कभी पागल कुत्ता बिना बताए राह चलते व्यक्ति को काट लेता है। पागल कुत्ते की पहचान अत्यंत सरल है। उसकी पूंछ दोनों टांगों के बीच में झुकी रहती है। जैसे उसकी पूंछ जो होती है ऐसे नहीं रहेगी, मतलब पूंछ ऐसे रहती है, कुत्तों की ऐसी नहीं रहेगी, क्या होगी दोनों टांगों के बीच में ऐसे सीधी हो जाएगी। ठीक है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, सीधी रहेगी तो समझ जाना पागल हो गया है। चेहरा भी भयानक हो जाता है। इस कुत्ते के मुंह से झाग निकलते रहते हैं, यह बिना कारण ही भौंकता रहता है। जो पागल कुत्ता, उसकी पहचान है कि उसकी पूंछ सीधी होकर दोनों पैरों के बीच में रहती है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा दिखता है, मतलब क्रूर टाइप का लगता है, भयानक लगता है, और मुंह से उसके क्या होता है सलाइवा के साथ झाग भी आते रहते हैं और बेवजह वो भौंकता रखता है। मतलब वही इसकी पहचान है कि वो पागल हो गया, उससे दूर रहिए। लक्षण क्या है, ऐसा मनुष्य पानी से डरता है। जिसको काट लिया उसकी बात हो रही है। ऐसा मनुष्य पानी से डरता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गले में दर्द होता है। पानी से क्या डरता है, जब पानी पीते हैं ना तो गले में अजीब सी दर्द होती है, उसीलिए उसको क्या होता है, डर हो जाता है पानी से। और ऐसा नहीं कि ये सिम्टम है कि उसको पानी से डर क्यों लगता है, क्योंकि उसको क्या होता है, बड़ा कष्ट होता है पानी पीने में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गले में दर्द होती है, भोजन अंदर नहीं निकलता। जब मैं स्वास्थ्य पढ़ाऊंगी उसके लिए मैंने एक बुक मंगवाई हुई है, बहुत अच्छी बुक है। जब मैं स्वास्थ्य, कई बुकें हैं मेरे पास जिसमें स्वास्थ्य के कुछ चैप्टर, कुछ पॉइंट्स दिए हुए, जब मैं उसको बताऊंगी तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी।
तो उपचार में क्या है, पागल कुत्ते काटने पर घाव को स्पिरिट से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, तो स्पिरिट से, सर्जिकल स्पिरिट जो होता है ना उसी की बात, और उसी से इसको धुलना चाहिए। जो आप जैसे आप इंजेक्शन लगवाना रहते तो डॉक्टर छोटा सा कॉटन बॉल लेता है और रगड़ता है ना स्किन के ऊपर, ठंडा ठंडा फील होता है, वही स्पिरिट जगह धुलना चाहिए। उस स्थान को कार्बोलिक एसिड से जला देना चाहिए। जहाँ पे कटा उस स्थान पे क्या कार्बोलिक एसिड डाल देना चाहिए, जिससे क्या है कि जला देना चाहिए और पट्टी बांध देनी चाहिए। जैसे देखिए एक काट रहा है ना, इसी स्थान पे क्या करना है, पहले स्पिरिट से साफ करके कार्बोलिक एसिड ले, उसको पाउडर मतलब चूरा बना के भर के क्या करो, पट्टी बांध दो। ठीक है। रोगी को तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए तथा कुत्ते का विष दूर करने वाले एंटी रेबिक सुई लगवानी चाहिए। कुत्ते काटने के बाद कौन सी सुई लगती है, तो एंटी रेबिक। ये क्या करती है, तो हमें रेबीज होने से बचाती है। ठीक है, क्योंकि कुत्ते के काटने से भयंकर रोग हो जाता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पहचान के लिए कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए। यदि वह वास्तव में पागल है तो 10 दिन के अंदर ही मर जाएगा। पागल कुत्ते की सूचना नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को भेजनी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। अगला आता है अन्य विषैले कीड़ों का काटना। अब ने आप कुत्ते का काटना पड़ा, अब क्या पढ़ने, तो अन्य विषैले, जैसे उसके सांप बिच्छू के अलावा बहुत सारे ऐसे कीड़े जो विषैले होते हैं और हमें काट लेते हैं। बिच्छू हो गया, विषैली मक्खी हो गई, छिपकली आदि के काटने वाली सांप के काटने की भांति उपचार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पहले उस स्थान को जहाँ पे कटा उसको थोड़ा सा और काट के ब्लड बहवा देना चाहिए, जिससे विष निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रासायनिक नाम KMnO4 होता है, उसको क्या करना चाहिए, उससे धुलना चाहिए, उसी का पाउडर बना के उस स्थान पे लगा देना चाहिए। यही काम करना चाहिए। ठीक है, फिर डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तुरंत घाव के दोनों विशेष घाव से और कस के क्या बोलते हैं कि मतलब रस्सी बांधनी चाहिए या पट्टी बांध देनी चाहिए। घाव की ओर मतलब हृदय की ओर कसकर पट्टी बांधकर गर्म जल से, हृदय की ओर, इस चीज को भी ध्यान रखना है, इस शब्द को, शरीर की ओर न, हृदय की ओर, ये चीज ध्यान रखना है, हृदय की ओर पट्टी बांधकर गर्म जल से घाव को धोना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट भर देना चाहिए, हमने आपको बताया है। जो कीड़े विषैले नहीं होते उनके काटने पर भी काटे स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर स्प्रिट और यदि आवश्यक हो तो टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। ये अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है मोच आना। तो मोच आने पर क्या, जैसे कहते हैं कभी कभी आप चलते रहते पैर अचानक मुड़ जाता है, तो क्या होता है, चलने में बड़ी दर्द होती है और हड्डी क्या होती है, मसल्स में, वो मसल्स फ्रैक्चर होती है। बोन, आपकी हड्डी नहीं मतलब फ्रैक्चर होती है, आपकी मसल्स क्या होती है, मसल्स में खिंच तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही कहते हैं मोच आना। गिरने या अन्य किसी कारण से जब कोई अंग एकाएक मुड़ जाता है तो उसकी संधि के जो संयोजी ऊतक ही टूट जाते हैं। संयोजी ऊतक क्या होता है, टूट जाते हैं, किंतु हड्डियां अपने स्थान से हटती नहीं, हड्डियां नहीं टूटती, मसल्स में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। इसे मोच आना कहते हैं। पैर में टखने की संधि की मोच ही सबसे अधिक होती है। जो पैर का टखना होता है, आपने उसमें पढ़ा है ना शक्ति व्यवस्थापन में, मैंने टार्सल प्रयास, टॉर्सल एफर्ट और पैडल एफर्ट, ये सब चीज़ें पढ़ा है ना। तो ये टखना, पैर का जो टखना होता है ना, एड़ी जो होती है आपकी, उसके पास जहाँ से पैर का ज्वाइंट, जहाँ से आपका कहते हैं ना टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, जो ये जुड़ा होता है आपका पंजा, जहाँ पैर से जुड़ा होता है कि वहीं पे अक्सर मोच आती है। तो वही चीज़ को ही टखना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल। ठीक है, टखने की संधि ही मोच की सबसे अधिक होती है। गिरने की अतिरिक्त साधारण चाल से चलते हुए भी यदि पैर अनजाने ही ऊंची नीची पर पड़ जाता है तो मुड़ जाए तो इस संधि में मोच आ जाती है। टखने के बाद कलाई की मोच अधिक होती है। टखने के बाद, जैसे पहले तो टखना, जैसे टार्सल और मेटाटार्सल। टार्सल, जहाँ टार्सल आप समझ रहे होंगे, साइंस वाला वर्ड जो टार्सल है उसमें मोच आती है, वही मुड़ता है। और अगर कलाई में होती तो कार्पल मुड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कभी कभी मोच आ जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, कभी कभी कमर, गर्दन तथा अन्य संधियों में भी मोच आ जाती है। जोड़ पर पहचान कैसे करेंगे, जोड़ पर दर्द और सूजन का होना, फलस्वरूप उस अंग से काम नहीं लिया जाना, यही इसका पहचान है। उपचार क्या करते हैं, तो यदि पैर में मोच आई है तो जूता पहने तो उसे उतार देना चाहिए। जिस स्थिति में घायल अंग को आराम मिले उस स्थिति में रखना चाहिए। बर्फ के पानी में भिगोकर कपड़ा रखना चाहिए, या तो पानी में या तो गर्म पानी का लोथा मारना चाहिए, पानी में नमक भी डाल देना चाहिए।
बर्फ के पानी को भिगोकर कपड़ा रखना चाहिए। यदि ठंडे पानी से शांति न मिले तो गर्म पानी भिगोकर कपड़े में सेक पहुंचानी चाहिए। कभी कभी क्रम से 5-5 मिनट गर्म पानी और ठंडा पानी लगाने से अधिक आराम मिलता है। लोग आम की पत्ती में घी लगा के लगाते हैं, किसी पत्ती में उसको आजकल एक गर्म पट्टी चली जिसे बैंडेज, उसको बैंडेज कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है। पैर या कलाई की मोच हो तो तसलों में एक में गर्म और दूसरे में ठंडा पानी पास पास रखना चाहिए और मोच वाले भाग को क्रम से ठंडे और गर्म पानी में थोड़ी देर डुबाते रहना चाहिए। यदि मोच घर के बाहर पैर पे आई हो, मोच घर के बाहर, तो जूता न उतारकर जूता पहने पहने ही जूते के तले से टखने तक एक पट्टी बांध दी जाती है, वही पट्टी, गर्म पट्टी। इस पट्टी को गीला कर दिया जाता है जिससे पट्टी खूब कस जाए। घर आकर ऊपर बतलाए अनुसार उपचार करना चाहिए। ये ऊपर जो बताए, गर्म पानी ठंडा पानी तसले में रखकर। घर के बाहर यदि कलाई अथवा अन्य स्थान पर मोच आई तो घायल को घर लाकर उक्त उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मूर्छा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरियत भी आप लोग को लग रहा होगा शायद, लेकिन ये चैप्टर लेंदी है और एक पेज और है, फिर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वीडियोस बंद कर दूंगी। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसे अलग में बनाऊंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख लो मूर्छा। यदि रोगी के मस्तिष्क में किसी दुर्घटना के आघात से व्यक्ति का स्नायु संस्थान प्रभावित हुआ, स्नायु संस्थान का मतलब नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है। आपके मस्तिष्क नर्वस सिस्टम और स्नायु स्थान को प्रभावित हुआ है, अथवा मस्तिष्क से किसी कारणवश रक्त का प्रवाह कम हो जाए या रुक जाए या श्वास क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका तात्कालिक परिणाम होगा कि उसको मूर्छा आने लगेगी। अगर आप कभी ध्यान दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा कहीं दर्द होती है तो जैसे लगता है 1 सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आता है और जैसे क्या लगता है कि भी चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। क्या होता है, आपके स्नायु तन, आपके नर्वस सिस्टम में उस दर्द का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ दुर्घटना के रूप में दिया है। मस्तिष्क कार्य करना बंद सा कर देता है, व्यक्ति प्रायः संज्ञाहीन हो जाता है, मतलब ज्ञान नहीं होता, जैसे अबोध हो जाता है। ठीक है। उसकी सोचने व सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। साधारणतः भोजन की कमी, बंद कमरे में रहना, थकावट, डर, यकायक बुरी खबर का मिलना, हृदय को धक्का पहुंचना, इसी तरह का कोई अन्य कारण हो सकता है जिससे रोगी को मूर्छा आ सकती है। हिस्टीरिया तथा मिर्गी में भी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। मैंने मिर्गी में तो देखा है, मिर्गी में क्या, मिर्गी जब आती है तो क्या होता है, आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। वैसी हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, उसमें भी क्या होता है, ये चीज़ होती है, मूर्छा आती है और उससे क्या स्नायु संस्थान पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। लक्षण क्या है, साधारणतः मूर्छा आते समय चेहरा पीला पड़ जाता है, कपाल तथा शरीर के अन्य भागों में ठंडा पसीना आने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं तथा श्वास की गति बहुत धीमी पड़ जाती है। 3 नंबर पे क्या है, रोगी को चारों ओर धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा आभास होता है मानो उसकी आंखों के सामने बादल उड़ रहे हों। 4 नंबर क्या है, उसे चक्कर आने लगता है तथा वह एकाएक मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाता है। ये क्या है, किसका, जब आपको मूर्छा आती है, बेहोशी के बारे में आपको बताया जा रहा है कैसे क्या होता है। तो इंसान बेहोश होता है तो उसका आघात क्या होता है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो आपके नर्वस सिस्टम पे अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई असर पड़ रहा है नर्वस सिस्टम पे, तब जाके आप मूर्छित होते हैं। ठीक है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सुनने समझने की शक्ति भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। उपचार क्या होता है, तो स्वभावतः उपचार का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि रोगी के मस्तिष्क में रक्त संचार का प्रभाव पुनः आरंभ हो जाए। मूर्छित व्यक्ति को चारपाई या जमीन पर इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि उसके पैर ऊपर की ओर हों और सिर नीचे की ओर हो। क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पहुंच सके। ठीक है, जिससे रुधिर परिसंचरण, देखिए यही लिखा है, रुधिर परिसंचरण सिर की ओर अधिक तेजी से हो सके। रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए अथवा उसे कुर्सी पर इस प्रकार बैठाना चाहिए कि सिर घुटनों के बीच नीचे की ओर रहे तथा हाथ जमीन पर रहे। ठीक है, सिर दोनों घुटनों के बीच नीचे की ओर है, मतलब सिर को या तो नीचे कर दो या तो सिर को नीचे करो तो पूरी बॉडी को ऊपर कर दो। ठीक है, उससे क्या कहने का मतलब सब मिला जुला के कि उसके मस्तिष्क तक ब्लड का संचार होना चाहिए, बस यही कहने का मतलब है। और दूसरा नंबर है, जितना संभव हो उतनी अधिक ताज़ी वायु रोगी को मिलने देना चाहिए, उसके आसपास भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए। रोगी का शरीर अधिक ठंडा प्रतीत हो तो गर्म कपड़े या कंबल से उसे लपेट देना चाहिए। यदि चोट लगने के कारण कहीं से खून बह रहा हो तो रक्तस्राव को रोकना चाहिए। रोगी को स्मेलिंग साल्ट सुंघाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मेलिंग का मतलब जिसमें कोई महक आती हो। क्या होता है, देखते नहीं है लोग कहते हैं किसी को मिर्गी आ गई है तो अगर आप जूता सुंघा देंगे तो उसको होश में, जब भाई जूता सुंघाने से नहीं हो सकता तो खुद इतना गंदा महकता कि क्या होता है, और बदबू आई और वो बेहोश हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, जूता सुंघाने से होश आता है।
स्मेलिंग का प्रभाव पड़ता है, जूता का नहीं प्रभाव पड़ता है, क्या होता है उस स्मेल का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए लिखा है कि स्मेलिंग साल्ट को सूंघाना चाहिए। यदि रोगी निगल सके तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, क्या एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ एरोमा, जिसमें क्या हो महक हो, ध्यान देना, एरोमा जिसमें क्या हो एक स्मेल हो, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का आधा चम्मच भरकर तैयार करना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल पे थोड़ी थोड़ी उसके मुंह में डालनी चाहिए। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया की बूंद रूमाल में डालकर रोगी के मुंह पर हवा करना, रोगी के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे लगाना, उसके चेहरे को धीरे धीरे थपथपाना और उसके चेहरे पर गीली तौलियां रखना भी रुधिर परिसंचरण में सहायक सिद्ध होता है और रोगी को चेतना आ जाती है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। कहने का मतलब मूर्छा जब आती है तो क्या होता है, तो जब आपका स्नायु तंत्र होता है ना, आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, उसी की वजह से आपको मूर्छा आती है। वहां पे अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, कभी घाव लग गया, कहीं हार्ट अटैक हुआ, किसी के मरने की खबर, कोई शोक समाचार, एकाएक कभी थकावट, कभी बंद कमरे में, कभी घुटन के कारण भी, कभी भोजन की कमी से, कभी पानी की कमी से, इत्यादि कारणों से ये होता है। ठीक है, होता क्या है, चेहरा पीला पड़ जाता है, आपको चक्कर आता है, पसीना आता है ठंडा ठंडा, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या है उपचार है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है मिर्गी। आपने देखा था ना मिर्गी, तो मिर्गी देख लो क्या होता है। मिर्गी एक भयंकर रोग है। यह रोग बहुत ही कष्टदायक होता है। यह ऐसा रोग है जिसमें रोगी को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर दौरा आ जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, स्मेलिंग सॉल्ट और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का प्रयोग कब करते हैं, तो मूर्छा आने पर। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना मत। दौरा आने पर रोगी अपने अपने आप को संभाल नहीं पाता है। यह एक प्रकार से पैतृक रोग है। देखो, यह आनुवंशिक रोग होता है, ध्यान देना। ये क्या है, आनुवंशिक रोग है, हेरिडिटी है। घर में माता या पिता को होने पर बच्चों को भी इस रोग के होने की आशंका रहती है। रोग पीढ़ियों तक चलता है और कहते हैं ना 7 पीढ़ियों का असर आता है। लक्षण, इसमें रोगी को बैठे बैठे या खड़े खड़े अचानक ही मूर्छा आ जाती है। नंबर 2, दौरा आने से पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है। नंबर 3, दांत कसकर जकड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, लसदार पसीना। दांत जकड़ने का मतलब क्या, दांत लग जाना। कहते हैं ना दांत दोनों क्या होते हैं, कस के सट जाते हैं। हमारे साइड इस बात से कहते हैं दांत लग गया है, वही क्या होता है, दांत जकड़ जाता है। नंबर 4 क्या कहते हैं, आंखें बंद हो जाती है, श्वास धीरे धीरे चलने लगती है, हाथ पैर झटके के साथ हिलने लगते हैं। 5 नंबर क्या है, दौरे की स्थिति में रोगी को पसीना आ जाता है, मुंह से कुछ कुछ झाग भी निकलने लगते हैं। उपचार क्या करते हैं, शीघ्र ही रोगी को स्वच्छ हवा में लिटाकर पंखा आदि करना चाहिए। मुंह को खोलकर दोनों जबड़ों के बीच चम्मच की डंडी, होल्डर, पेन से या लकड़ी का टुकड़ा रख देना चाहिए। इससे रोगी की जीभ दांतों के बीच आकर नहीं कटेगी। यदि रोगी की जीभ बाहर निकल जाए तो उसे भीतर कर देना चाहिए। अमोनिया सुंघाना चाहिए। अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ये 2 चीज़ ध्यान रखना, सभी चीज़ों में उपयोग हो रहा है। मूर्छावस्था में जितने उपचार बताए गए उन्हीं परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना चाहिए जो ऊपर ये बताया गया था। ठीक है, स्मेलिंग साल्ट सुनाना चाहिए, कोई एरोमेटिक स्प्रिट को रुमाल में लगा के उससे हवा करनी चाहिए, जिसको अच्छी अच्छी महक भी आएगी और हवा भी लगेगी, महक का असर उस पर होगा, उसको होश आएगा। ठीक है, पानी के छींटे लगाने चाहिए इत्यादि। सदमा लिखा है, सदमा, शॉक लग जाता है जब, वही चीज़। कभी कभी अचानक अत्यधिक शोकपूर्ण अथवा खुशी का समाचार सुनकर व्यक्ति सदमे का शिकार होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे सदमा कब लगता है, खुशी के कारण कि दुख के कारण कि दोनों, तो दोनों के कारण, खुशी की भी खबर सुन के और कभी अचानक से खुशी की भी खबर सुन के और अचानक ही दुख का भी खबर सुन के क्या होता है, इंसान को सदमा लग सकता है। कभी कभी तो अटैक आ जाते हैं, खुशी के भी अटैक आते हैं। ठीक है, सदमे का शिकार व्यक्ति निष्क्रिय तथा अत्यधिक शिथिल हो जाता है। सदमे के शिकार व्यक्ति का रक्त संचार भी सामान्य नहीं रह जाता। कभी कभी सदमा घातक भी सिद्ध होता है। लक्षण 1 क्या है, सदमे के शिकार व्यक्ति के माथे पर पसीना आ जाता है। सदमे के, देखिए आपने देखा था मूर्छा में ठंडा पसीना आता है, इस चीज़ भी देखना। सदमे के शिकार व्यक्ति की नाड़ी अनियमित हो जाती है, मतलब आपकी जो ये पल्स है ना, जो एक तरीके से चलती है ना, वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है, वो अनियमित चलने लगती है। होठ खुले तथा सूखे हो जाते हैं। सदमे के शिकार व्यक्ति, इसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, वही बात है, मुंह का क्या आगे का द्वार क्या है, तो होठ ही तो सबसे स्टार्टिंग है, तो वो खुला रह जाता है। सदमे के शिकार व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो जाती है, अधिक प्यास लगती है तथा शरीर शिथिल व ठंडा पड़ जाता है। उपचार क्या है, सर्वप्रथम सदमे के शिकार व्यक्ति को शांत वातावरण में सिर को नीचे करके लिटा देना चाहिए। सिर नीचा क्यों करते, तो ब्लड सर्कुलेशन का तेज होने के लिए। ठीक है, जो ब्लड मस्तिष्क का प्रभाव डाले, प्रेशर डाले। जैसे ही व्यक्ति कुछ संभल जाए उसे गर्म चाय या काफ़ी दूध पिलाया जाना चाहिए। यदि बेहोशी दूर करने में अधिक समय लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा सदमे का बुरा प्रभाव हृदय पर पड़ सकता है। सावधानी न बरतने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, लू लगना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, मैंने कई बार इस चीज़ को देखा है, यूथ में क्वेश्चन है लू लगने पर क्या होता है।
मैं दूध के भी इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, मैं सब कुछ करवाऊंगी, पर आराम आराम से, भाग भाग के नहीं, ठीक है। बस आराम आराम से आप मेरी वीडियो देखते रहो, शांति से मेरे साथ पढ़े रहो, चीज़ें सारी मैं बताऊंगी जितना हो सकेगा। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है बच्चे। नेक्स्ट है लू लगना। ग्रीष्म ऋतु में दोपहरी में सूर्य की तेज धूप व गर्म हवाओं में दुर्बल व्यक्ति, बच्चे या बूढ़े घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लू लग सकती है। लू का क्या होता है? गर्मी के दिनों में हवाओं का गर्म बहना, गर्म हवाओं का बहना ही लू कहलाता है, ठीक है। गर्मी में जो हवाएं बहती है उन गर्म हवाओं का ही बहना क्या कहलाता है? तो लू कहलाता है। ये ज्योग्राफी की भाषा है। तो लू ही क्या होता है? वो गर्म जो हवाएं होती है दोपहर में जो बहती हैं, क्या कहते हैं? तेज धूप होती है, उन्हीं को लू कहते हैं। घर के अंदर भी अधिक तेज गर्मी लू लगने जैसा ही परिणाम ला सकती है। इस दशा में शरीर से ताप के निष्कासन की सामान्य शक्ति नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या होता है? जब आपकी लू लगती है ना, तो आपकी बॉडी से क्या होता है? शरीर से ताप क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? निष्कासित मतलब निकल जाता है, और शरीर की क्या होती है? एनर्जी ही खत्म हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। मैंने तो इससे मृत्यु होते हुए भी देखा है लू लगने से। लक्षण नंबर 1, नेत्र की पुतली सिकुड़ जाती है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेत्र की पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती, फैलती नहीं है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। कब? लू लगने पर। लू लगने पर क्या होता है? नेत्र की पुतलियां सिकुड़ जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। नंबर 2, मुंह तथा सारे शरीर में खुश्की का अनुभव होता है, प्यास बहुत लगती है। नंबर 3, रोगी को शीघ्र ही मूर्छा आने लगती है। ऐसी दशा में रोगी का शरीर बहुत गर्म तथा रक्तचाप निम्न हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो उसका होता है ना, वो क्या होता है? निम्न हो जाता है। चेहरा लाल पड़ जाता है और नाड़ी तेज गति से चलने, जो पल्स होती है उसकी क्या होती है? तेज गति से चलने लगती है। नंबर 4 क्या होता है? श्वास तेज चलने लगती है। क्या? श्वास, ब्रीद, जैसे वो जो सांस लेते हैं ना, जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लगती है। उसके साथ साथ जोर जोर की आवाज़ आने लगती है। नंबर 5, इसमें स्वेद ग्रंथियां मतलब स्वेट ग्लैंड, मतलब जो पसीना आती है, जो पसीना आने वाली ग्रंथियां होती है, कार्य करना बंद कर देती, मतलब बॉडी से पसीना नहीं आता है, ठीक है। परिणामतः त्वचा अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हो जाती है, तेज बुखार चढ़ जाता है। उपचार, लू से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल डॉक्टरी सहायता पहुंचानी चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु का भय रहता है। नंबर 1 क्या दिया? रोगी को सर्वप्रथम छाया या ठंडे स्थान पर ले जाना चाहिए। नंबर 2, रोगी को ठंडे पानी के टब में 20 मिनट तक रखना चाहिए तथा उसके सारे शरीर को ठंडे पानी से मल मल कर नहलाना चाहिए एवं उसके सिर पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। जितना शीघ्र संभव हो उसके मस्तिष्क को ठंडक पहुंचानी चाहिए। नंबर 3, उसका बुखार उतरते ही उसे बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। 4, यदि ज्वर पुनः बढ़ जाए तो फिर यही उपचार करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? पानी में लिटाना चाहिए। मैंने तो ये देखा है, मेरे नाना जैसे सीएमओ थे, अब रिटायर हो गए, तो हम जैसे गांव गए थे, शादियों का टाइम था, वहाँ पे एक आदमी था, उसी की शादी थी, वो बेचारा अपनी बहन को शादी के बाद, दुल्हन आने के बाद वो अपनी बहन को छोड़ने गया उसके ससुराल। उसी में बस उसको आदमी को क्या हुआ? लू लग गया और वो घर पे आया, उसकी तबीयत खराब हो गई। उस टाइम हमारे भी घर पे कोई फंक्शन था, हम आए थे, मतलब हम लोग आए हुए थे, तो नाना जब गए, नाना ने बोला, मैंने चीज़ तभी मुझे याद है कि इसके ऊपर जितना हो सके बर्फ़ का पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए। उस टाइम सबके घर में फ्रीज़ नहीं हुआ करती थी, तो हमारे घर से जितने भी फ्रीज़ में मतलब जितने भी आइस थे गए कि ठंडा मतलब पानी को ठंडा बनाने के लिए कि जो पानी हो उसकी क्षमता और वो कूल हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो बचा नहीं, वो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, और बहुत कष्ट लगा उस टाइम की, मैं बात बता रही हूँ आपको। तो वही चीज़ है कि पानी ना, पानी बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर लू लग गई तो उस इंसान को क्या, पानी में डालो या ठंडे ठंडे पानी उसके ऊपर जितना हो सके डालो, उससे क्या होता है? लू की असर कम होता है। आम का पन्ना दिया जाता है, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ें तो चलो बात की बात है, लेकिन तुरंत सबसे पहले क्या करना चाहिए? पूरे शरीर को तो ठंडे ठंडे पानी से पोंछो या तो पानी डालो। उसका बुखार उतरते ही बिस्तर पर लेटा देना चाहिए। यदि ज्वर पुनः बढ़ जाए तो फिर यदि उपचार करना चाहिए। ये चीज़ें मैं बता दी। रोगी को कच्चे आम, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोगी को कच्चे आम उबालकर उसका शरबत बनाकर, इसे आम पन्ना भी कहते हैं, कच्चे आम को उबालकर शरबत बनाकर देना चाहिए, इसे आम पन्ना कहते हैं। थोड़ा सा प्याज का रस भी रोगी को देना लाभदायक होता है। आम पन्ना और प्याज का रस देना लाभदायक होता है। हाथ पांव पर मेहंदी या प्याज पीसकर मलने से लाभ होता है। कहने का मतलब वही ठंडी, उनको ठंडी आए कैसे भी उसकी बॉडी को, क्योंकि क्या बॉडी गर्मी से तप गई है, ठीक है, गर्मी से क्या है? बॉडी तप गई है। जब तक रोगी की त्वचा का रंग सामान्य नहीं हो जाता तब तक उसे कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए तथा थोड़ी थोड़ी देर के उपरांत उस पर पानी डालना चाहिए। उसे कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन और तेज होगा बॉडी के अंदर, तो उसे और गर्मी फील होगी, जो कि उसे इस प्रकार का कोई उत्तेजक पदार्थ कभी भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिच्छू काटना।
बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है। देख रहे हैं यहाँ पे बिच्छू, उसकी पूंछ ऐसा रहती है टेढ़ी सी, उसमें कई ऐसे 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 खाने में ये बटी रहती। जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे ना इंटर में, तो उसमें क्या होता था ना कि ये सब चीज़ें हमको क्या होता था, बायो में ये सब चीज़ें हमको बनाना पड़ता था, उसका डायग्राम काफ़ी बढ़िया हम लोग खूब शौक से बनाते थे। वक्राकार डंक होता है। जब बिच्छू किसी को डंक मारता है तो वह उसके माध्यम से काटे हुए स्थान पर विष छोड़ देता है। यह विष नाड़ी तंत्र को कुप्रभावित करता है। किसको? नाड़ी तंत्र को। ठीक है, आपके वही नर्वस सिस्टम पे यह प्रभाव डालता है। तथा ऐठन, अस्थायी सन्निपात एवं सदमा की उत्पन्नता और चढ़ता बहुत तेज। उसके जहर में इतनी मतलब इतना डंक होता है, इतना जहर होता है, विष होता है कि क्या होता है भाई, बहुत दर्द करता है, बेहिसाब दर्द होती है। ठीक है। नंबर 1, रोगी मतली वमन तथा सिर दर्द की शिकायत करता है। नाड़ी अशक्त हो जाती है तथा श्वास तीव्र गति से चलने लगती है। जिस स्थान पर बिच्छू काटा उस स्थान पर जलने जैसा आभास होता है, जैसे किसी ने आग ला के रख दी हो। चौथा नंबर, बच्चे में इसकी प्रतिक्रिया तीव्र होती है। यदि बिच्छू अधिक जहरीला है तो मृत्यु तक हो सकती है। उपचार क्या करना चाहिए? यदि डंक शरीर में टूट गया हो तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। काटने के स्थान से ऊपर के स्थान पर टूर्निकेट बांध देना चाहिए, रस्सी बांध दो, ठीक है, तो पट्टी बांध दो। काटे हुए स्थान पर बर्फ रखने से पीड़ा कम होती है। काटे हुए स्थान पर नोवोकीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या? नोवोकीन। क्या? नोवोकीन। क्या? नोवोकीन। काटे हुए। और एंटी रेबीज का इंजेक्शन किस में लग रहा था? एंटी रैबिक इंजेक्शन किस में लग रहा था? कुत्ते के काटने पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? नोवोकिन। बिच्छू के काटने पर नोवोकिन का इंजेक्शन लगाने से पीड़ा का आभास नहीं होता। नोवोकिन का इंजेक्शन किस में लगाया जाता है? तो बिच्छू के काटने पर नोवोकिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ स्मरणीय बिंदु है, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको बच्चे एक एक पॉइंट नहीं छोड़ती कि जिसके पास बुक ना हो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत की अपनी परिस्थितियाँ होती है, बहुत को नहीं मिल पाता है, बहुत को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है, जिसको चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करी। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु नंबर 1 है कि सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से तात्पर्य किसी कारण से घर या पास पड़ोस में घटित ऐसी वस्तु दुर्घटना से है जो परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है। क्या? सामान्य घरेलू दुर्घटना से तात्पर्य क्या है? मतलब जिसे होता है सामान्य घरेलू दुर्घटना का मतलब है कि आपके आस पड़ोस ऐसी कोई दुर्घटना हुई जिससे क्या वो घर का कोई सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया। यही क्या है? सामान्य घरेलू दुर्घटना, जिसके अंदर आपने पढ़ा बिच्छू काटना, सर्प काटना, लू लगना, जल जाना और फांसी लगा लेना, पानी में डूब जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? सामान्य घरेलू दुर्घटना है। हड्डी का टूटना भी समान है, लेकिन बस सिर की हड्डी न टूटी हो, बैकबोन न टूटी हो। नंबर 2, दुर्घटनाओं के कारण अशिक्षा, अज्ञानता, असावधानी और मनोवैज्ञानिक कारण। कारण क्या है? जितने सारे आपने पॉइंट लॉग में पढ़े सबको क्या है? शॉर्ट में एक सारांश कर दिया है, समराइज कर दिया है। शरीर के किसी अंग पर बाह्य वस्तु के चोट लगने से जो रक्त बहता है उसे रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव 2 प्रकार का होता है, बाह्य रक्तस्राव एवं आंतरिक रक्तस्राव। गिरने या अन्य किसी कारण से जब कोई अंग एकाएक मुड़ जाता है तो उसकी संधि के योजी ऊतक टूट जाते हैं, किंतु हड्डी अपने स्थान पर बनी रहती है, इसे ही मोच आना कहते हैं। लू लगने पर रोगी को कच्चे आम उबालकर उसका शरबत पिला देना चाहिए। कुत्ते के काटने से भयंकर रोग हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आग लगने पर घायल व्यक्ति को कंबल, दरी, मोटे वस्त्र से ढकना चाहिए। जले हुए भाग पर सिरके या नींबू के रस में पानी मिलाकर लगाने से क्षार का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, ये भी शर्त है, जब आग क्षार से जला हो तो अम्ल लगाएंगे, अम्ल से जला हो तो क्षार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल कर देता है, उसका असर खत्म हो जाता है। पानी में डूबे हुए मनुष्य को निकाल कर तुरंत पेट के बल लेटाना चाहिए। पेट के बल आगा हल्का का प्रेस करना चाहिए। पेट पे क्या होगा? जो गंदा कीचड़ पानी सब कुछ चला गया वो निकल जाएगा। सांप के काटने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और नब्ज धीमे चलने लगती है, कटा हुआ स्थान काला पड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जितने क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी, जिससे आपको देखने में भी आराम रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने में भी आराम रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।